कम सर। आइए आइए। बैठिए। थैंक यू सर। कोविड को देखते हुए हम लोगों ने मास्क पहन रखा है, आपने भी पहना हुआ है। बिल्कुल सर। डिस्टेंस भी हमने पर्याप्त मेंटेन किया हुआ है, लेकिन बातचीत करते समय थोड़ी सी असुविधा होती है, बिल्कुल सर। तो इसलिए हम बात करते समय मास्क हटा देते हैं। और अगर आप बिना मास्क के कंफर्टेबल ज़्यादा हो तो आप भी मास्क हटा सकते हैं। आपको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है? नहीं सर। कोई सिम्टम नहीं है? नहीं सर। कोई खतरा नहीं है? नहीं सर। ठीक है, तो अपने बारे में आप हम लोगों को बताइए। बिल्कुल सर। मेरा नाम संजय शर्मा है। मैं मूलतः सीकर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वर्तमान में मैं फूड एंड सिविल सप्लाई सर्विसेज में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट नवलगढ़ में एज एन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ सर। ठीक है, तो आपकी अभी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर के तौर पे? सर मूलतः हमारा जो विभाग है वो नागरिक आपूर्ति से संबंधित कार्य देखता है। मेरी जिम्मेदारियां या फिर विभाग की जिम्मेदारियों में EC एक्ट 1955, वो जो पेरेंटल एक्ट है, उसकी अनुपालना अच्छे से करवाना, साथ ही NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, उसकी अनुपालना अच्छे से हो, ये हमारा मूल काम है। इसके अलावा भी समय समय पर सरकार या जिला प्रशासन या फिर विभाग द्वारा हमें जो कार्य दिए जाते हैं, हम उसकी अनुपालना सुनिश्चित करवाते हैं सर। अच्छी बात है ये। तो आप कब से जॉब में हैं? सर मैं RS 2016 में सेलेक्टेड हूँ। ज्वाइन मैंने 3 जुलाई 2019 को किया था, तब से लेकर अभी तक मैं उसी तो ये इसमें सिलेक्शन आपका बेसिकली RS के थ्रू ही हुआ है? बिल्कुल सर। तो अभी आप अपने काम से पूर्णतः संतुष्ट नहीं हैं और ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मुझे और बड़ा प्लेटफॉर्म मिले और अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक बात है। आपने अपनी हॉबी में लिखा है कि आपको लघु कथाएं पढ़ना, ऊँट की सवारी करना पसंद है। बिल्कुल सर। अच्छा, ऊँट में कई बार देखते हैं कि ऊँट के जो हम्प होते हैं, बिल्कुल, तो उनके कई एक होते हैं, कई ऊँटों के 2 होते हैं। यस सर। उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? सर मुझे इस बायोलॉजिकल इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी हमारे जो राजस्थान में मोस्टली सिंगल हम्प वाले ऊँट ही पाए जाते हैं, तो बस मुझे उसके बारे में विशेष ऊँट किस तरह के जानवर हैं? जैसे कुत्तों को वफादार माना जाता है, सबसे वफादार जानवर होता है। हाथी को माना जाता है कि आज्ञापालक जानवर होता है। तो ऊँट को हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? ऊँट सर पालतू बनाए जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वाइल्डनेस तो होता ही है उनमें, हर जानवर में होता है निश्चित रूप से। लेकिन ऊँट को सबसे अग्रेसिव जानवर माना जाता है। सर मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ऐसा नहीं रहा कभी भी, क्योंकि मेरे दादाजी के समय से मैंने देखा है, हमारे घर में 1 या 2 ऊँट हमेशा रहे हैं। कभी कभी ऊँट आक्रामक हो जाते हैं, विशेष तौर पे सर्दियों के मौसम में। क्यों? सर्दियों में ऐसा क्या होता है? हो सकता है सर कुछ हार्मोनल रीजंस की वजह से। ठीक है ठीक है। आप सीकर से आते हैं? बिल्कुल सर। सीकर से और कौन कौन से ज़िले लगते हैं राजस्थान के? सर सीकर से नागौर, झुंझुनू, चूरू और जयपुर, ये 4 ज़िले लगते हैं। बिल्कुल सर। सीकर का क्षेत्रफल कितना है? सर सीकर का क्षेत्रफल है 7,737 वर्ग किलोमीटर। और कितनी जनसंख्या है यहाँ की? लगभग 26 लाख सर। अगर राजस्थान से हम लोग तुलना करें तो किन किन मामलों में, जैसे जनांकीय मामलों में, किन किन मामलों में राजस्थान के एवरेज से सीकर का औसत अच्छा है और किन किन मामलों में सीकर का एवरेज खराब है? शिक्षा प्रतिशत। शिक्षा प्रतिशत किसका अच्छा है? सीकर का अच्छा है सर। कितना है? ये लगभग पुरुषों का शिक्षा प्रतिशत है सर लगभग 82%। और महिलाओं का? और महिलाओं का है 58%। ठीक है, लगभग 20% का अंतर है। बिल्कुल सर। और राजस्थान में कितना है पुरुषों और महिलाओं का? राजस्थान में सर मैं एग्जैक्ट डाटा अभी राजस्थान की कुल लिटरेसी रेट कितनी है? राजस्थान की सर एग्जैक्ट मैं रिकॉल नहीं करवा रहा हूँ। तो सीकर की अगर बात करें, यही हाल अमूमन राजस्थान का भी है कि पुरुष और महिलाओं के लिटरेसी रेट में 20% का अंतर। बिल्कुल। वो भी 21वीं सदी में, वो भी सरकार के तमाम प्रयास के बावजूद, वो भी महिला सशक्तिकरण के बावजूद, वो भी आपके जैसे व्यक्तियों के समाज में भूमिका के बावजूद, जो मुझे लगता है महिलाओं के उनके अधिकारों के प्रति जागरूक ही करने का काम करते होंगे। ऐसा क्यों है? क्यों ये देखने को मिलता है हमें? सर ऐतिहासिक कारण है जिनसे इतिहास का ढिंडोरा कब तक पीटेंगे हम लोग? बिल्कुल सर, लेकिन अभी तक इस समस्या पे हम निजात नहीं पा सके हैं। अभी भी इसमें और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। और महिला शिक्षा की बात करते हैं तो अभी भी
वो जो प्रयास जो होने चाहिए थे वो प्रयास शायद नहीं हुए हैं। अभी महिलाओं से ही संबंधित एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसको ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कहा गया है। कौन प्रकाशित करता है इसे? सर मैं एग्जैक्टली मुझे इसका ध्यान नहीं है, पर मैं आपका यहाँ अनुमान लगा सकता हूँ। शायद वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में से कोई एक संस्था। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही इसको प्रकाशित करता है। उसमें देखा गया है कि बांग्लादेश की स्थिति हमसे बेहतर है। यस सर। हमारी पोजीशन बहुत नीचे है और पिछले साल से लगभग हम लोग 28 पायदान गिरे हैं नीचे। तो इतिहास की अगर आप बात कर रहे हैं तो इतिहास तो बांग्लादेश का इतिहास तो बल्कि हमसे कम पुराना है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें जो प्रयास यहाँ करने चाहिए थे, हम कहीं ना कहीं उन प्रयासों में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए हैं। तो अगर आपसे प्रयासों की संख्या बढ़ाने के लिए, उसमें सुधार के लिए कहा जाए तो कौन कौन से प्रयास आपके पास हैं विचार में? सर एक तो जो सरकार ने जो ऑलरेडी जो योजनाएं चलाई हैं इसके लिए, ठीक है, उनका पूरी तरह से धरातलीकरण हो, ये एक सबसे ज़रूरी कार्य है। क्योंकि नई योजनाएं चलाना मुझे नहीं लगता। ठीक है, समझ गया मैं कि उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से। और इसके अलावा सर जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, जो आर्थिक पहलू को एक बिल्कुल तरह से नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमारे राजस्थान में ये मूल समस्या है कि महिलाओं को जो आर्थिक पक्ष है उनको ये नहीं देखा जाता है कि ये घर में इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो जनरेट कर सकती है या कहीं भी उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनका कोई योगदान हो सकता है। ठीक है, तो उसको बढ़ाना होगा, महिलाओं को बाहर निकलने की आज़ादी देनी होगी और हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि न केवल वो आर्थिक गतिविधियां कर सकती है बल्कि घर भी चला सकती है। तो एक बात बताइए आप कि आपने इम्प्लीमेंटेशन की बात की, तो इम्प्लीमेंट करना ब्यूरोक्रेसी का ही काम है। बिल्कुल, सरकार का काम है पॉलिसी बनाना। आप उसी ब्यूरोक्रेसी के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपसे पहले वाले जो ब्यूरोक्रेट्स हैं कम योग्य हैं, कम संवेदनशील हैं, उनको इन मुद्दों की समझ नहीं है या वे करना नहीं चाहते? नहीं सर, ब्यूरोक्रेसी को पूरी तरह से दोष देना भी सही नहीं है। एक सामाजिक पहलू भी है, महिलाओं को खुद भी आगे आना पड़ेगा, परिवार समाज की भी इसमें बराबर भूमिका होनी चाहिए। उनको भी इस चीज़ का महत्व समझना होगा कि महिलाएं आधी आबादी हैं और आधी आबादी को अपन पूरी तरह से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उनको अवसर भी देने होंगे और हमें ये कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनको बाहर निकलने का अवसर दें। तो ये परिवार से, समाज से भी शुरुआत, इसका जो वो तो जब परिवार और समाज ही नहीं चाह रहा है तो उसमें आप कैसे परिवर्तन ला देंगे? परिवर्तन एग्जाम्पल्स इसका सबसे अच्छा तो वर्तमान परिदृश्य में इतिहास को छोड़ देते हैं। पिछले दो दशक में 5 महिलाओं के एग्जाम्पल दीजिए जिनकी प्रेरणा लेकर वो महिलाएं पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, आम समाज से होनी चाहिए, राजस्थान की धरती से होनी चाहिए, जिनका उदाहरण आप राजस्थान की आम महिलाओं के सामने रख सकते हैं। बिल्कुल सर, हमारे सीकर जिले में महिला कलेक्टर रही थी श्रीमती मंजू राजपाल। ठीक है, और जब हम स्कूल में थे तो हमने ठीक है एग्जाम्पल केवल दीजिए। और एक पश्चिमी राजस्थान से एक महिला है रूमा देवी। ठीक है, और माफ़ी चाहूँगा सर, मुझे अभी 2 ही नाम याद आ रहे हैं। ये बड़ी दुखद और निंदनीय और चिंतनीय बात नहीं है कि हम एग्जाम्पल तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं? आदर्श बनाने के लिए भी महिलाएं हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं राजस्थान से। बिल्कुल सर, इस दिशा में प्रयासों की और आवश्यकता है। संजय, अभी हाल ही में सरकार ने कृषि बिल से पहले एक और बिल पारित किया था, NRC और CA। यस सर। उसका भी बहुत विरोध हुआ। जितनी भी सरकार फैसले ले रही है ज़्यादातर विरोधी हो रहे हैं। बस संक्षेप में समझाइएगा कि NRC और CA है क्या? सर, NRC और CA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। संक्षेप में यदि कहें तो जो भी सरकार की नज़र में कई भारत में ऐसे लोग रह रहे हैं जो वास्तव में भारतीय नागरिक नहीं हैं। ठीक है। और वो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, तो सरकार का जो उद्देश्य है इसके प्रति ऐसे नागरिकों की छटनी करना और उनको जो नागरिकता के जो वास्तव में योग्य हैं उनको नागरिकता प्रदान करना और ऐसे जितने भी अवैध प्रवासी हैं उनकी छटनी करने से रिलेटेड है सर। इस विधेयक से और इस कानून व्यवस्था से एक विशेष समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय बहुत परेशान था, असुरक्षित था। और वही जो केंद्र में सरकार है, आज वही विशेष समुदाय आज भी असुरक्षित महसूस करता है। कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि केंद्र सरकार की जो भूमिका है इसके लिए कहीं हद तक जिम्मेदार भी है। जैसे कि जातिगत नारे देश की संसद में, अगर मैं खुल के बात करूं तो जय श्री राम के नारे। आप बंगाल चुनाव का उदाहरण ले सकते हैं कि जहां पर चुनाव के संबोधन में ही जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इसी तरह के नारे ले रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये असुरक्षा का कारण यही सारी चीज़ें हैं? और उनके असुरक्षा का जो मुद्दा है वो बिल्कुल सही है।
सर इसके दोनों पक्ष हैं। एक तो जब से आज़ादी मिली हमारा जो विभाजन हुआ वो धार्मिक आधार पे था, तो निश्चित रूप से उस समय की जो परिस्थितियां थी वो इन सब समस्याओं के रूट्स में उनका भी एक बड़ा योगदान है, क्योंकि वो असुरक्षा की भावना तभी से महसूस की जा रही है। और तब से लेकर अब तक यदि अपन बातचीत करें तो अल्पसंख्यक को एक तरफ से एक वोट बैंक की तरह भी यूज़ किया गया है, दूसरी तरफ से एक पॉलिटिकल वर्ग विशेष ने उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी नहीं किया है। ठीक है। और तो दोनों कारण रहे हैं, ऐतिहासिक रूट्स भी रहे हैं, उसके साथ साथ जो एक तब से लेकर आज तक उनका जो डेवलपमेंट होना था उसमें भी वो हमें आशानुरूप परिणाम नहीं मिले हैं। तो एक काम कर लेते हैं ना, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देते हैं। नहीं सर, ये इसका समाधान नहीं है। जब जातिगत आधार पर बंटवारे हुए थे तो यही एक समाधान दिखता है। तो सर भारत ने कभी भी जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, भारत ने कभी भी इसको स्वीकार नहीं किया। ठीक है। हम अपने मूल जो हमारा जो नेचर है उसमें हम कहीं ने शुरू से ही धर्मनिरपेक्ष थे, और जिस असुरक्षा की बात कर रहे हैं उसका समाधान ये नहीं है। मुझे लगता है कि जो वंचित वर्ग है वो हमेशा ही, जो पिछड़ा वर्ग है, कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस करता है। धर्मनिरपेक्ष है ये सिर्फ किताबों में है, संविधान में है। जब संसद भवन तक में अगर देखा जाए तो लोकसभा में जब प्रधानमंत्री तक आते हैं तो पीछे से नारे लगाए जाते हैं। बार बार देशभक्ति साबित करने के लिए एक विशेष नारा लगवाने की कोशिश की जाती है। तो स्वाभाविक है एक वर्ग के लिए असुरक्षित महसूस होना। आप सहमत हैं इस बात से? नहीं है? नहीं, डर तो बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि ये ऐसे नारे लगते हैं, इस वजह से असुरक्षा का माहौल और कहीं वो उसमें बढ़ावा ही होता है, उसमें कहीं न बार बार और राज्यों से मुद्दे आते हैं, लव जिहाद के और अन्य मुद्दे आते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो क्या कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है या नहीं है? इनसिक्योरिटी बिल्कुल है, और कई बार ऐसी जो घटनाएं क्या होती हैं, ये गवर्नेंस की तरफ से फेलियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने प्रत्येक नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म हो, धर्म से रिलेटेड हो, जाति से संबंध रखता हो, तो हर लोकतांत्रिक सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनमें सुरक्षा की भावना रखे, किसी भी प्रकार की असुरक्षा उत्पन्न नहीं होने दें। तो इसमें कम कर सकते हैं हम, रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं सर। जो डर और असुरक्षा, राजनीति में भी और ब्यूरोक्रेसी में भी। आरक्षण कैसे, मैं समझा नहीं। जातिगत आरक्षण बढ़ा देते हैं ना। जातिगत आरक्षण जो दिया गया है, या फिर जो कह सकते हैं कि आरक्षण का दर है अल्पसंख्यकों के लिए, विशेष समुदाय के लिए, वो आरक्षण का दर जो है उसे बढ़ा देते हैं ताकि राजनीति में भी उनका एक अच्छा खासा एक दबदबा हो और ब्यूरोक्रेसी में भी हो। तो आप इस पक्ष में हैं नहीं है? नहीं सर, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। मेरा जो मानना है कि यदि डर और असुरक्षा की भावना खत्म करनी है तो हमें जो भी नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं, चाहे वो सरकार के जो सदस्य मान लीजिए, या फिर जो ब्यूरोक्रेसी के सदस्य हों, चाहे राजनीतिक दल हों, हमें तमाम तरह की नकारात्मक प्रवृत्तियों को खत्म करना होगा। कोई अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री राजस्थान के बताएं आप। राजस्थान में श्री बरकतुल्ला खां राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय से आते। ठीक। एक और सर मुझे राजस्थान के ऐसे सीएम अशोक गहलोत जी कौन से नंबर के हैं? अशोक गहलोत जी संख्या कौन सी है इनकी? शायद 13वीं या 14वीं विधानसभा है सर ये। चलो 13-14 में हम मान लेते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो नहीं लगता कि आप बहुत कम है? नहीं, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन में बढ़ावा देना ही होगा, लेकिन रिजर्वेशन उसका एक माध्यम नहीं है, वो तो एक बाध्यता हो जाएगी। जहाँ बाध्यता आती है फिर आगे चल के वो फिर से समस्या, एक अलग तरह की समस्या वहाँ पे जनरेट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है। अगर आप सीकर से बिलोंग करते हैं और सीकर से आपको जाना हो अलवर सर, और जयपुर की जो सीमाएं हैं वो सीकर वालों के लिए बंद कर दी गई हैं, तो राजस्थान की ही सीमाओं से अगर आपको अलवर पहुंचना हो तो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरना होगा? हाँ, सीकर से अलवर में, जयपुर में नहीं जाना, जयपुर की सीमाओं में नहीं घुसना है सर। मैं नागौर, फिर नागौर से टोंक, टोंक से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर और अलवर। एक मेरे पास दूसरा रास्ता हो रहा है, लेकिन मुझे हरियाणा की सीमाओं में जाना पड़ेगा, लेकिन हमें जाना है कहाँ से? राजस्थान की सीमा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। संजय जी, आपने बताया अभी कि एजुकेशन के मामले में सीकर टॉप पर सभी जगह, लेकिन आपने खुद 12th के बाद जयपुर में किसी प्राइवेट संस्थान से BCA किया सर। तो आपको क्या लगता है कि जो सरकारी शिक्षा दी जा रही है
सरकार के द्वारा जो दी जा रही है और प्राइवेट के द्वारा जो दी जा रही है, उसमें प्राइवेट के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जा रही है? सर बिल्कुल, ये तो मानना पड़ेगा कहीं न कहीं सरकारी संस्थाओं का जो स्तर है वो प्राइवेट संस्थाओं के जितना नहीं है। ठीक इस है। चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि सरकारी स्कूल के टीचर योग्य नहीं हैं? नहीं सर, इसमें योग्यता का अभाव नहीं है। प्राइवेट स्कूल के टीचर ज़्यादा योग्य हैं? सर ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो ज़्यादा योग्य हैं या कम योग्य हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं वो उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। शेखावाटी प्रदेश से हमारे राजस्थान के सबसे ज़्यादा अध्यापक निकलते हैं सर। ठीक है, और आप जानते हैं कि अध्यापक की तैयारी करने के लिए वो कितने महीने जयपुर में रहते हैं, सीकर में भी रहते हैं, और प्राइवेट सेक्टर में 5,000 सैलरी, 7,000 सैलरी मिलती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी मिलती है ये भी आप जानते हैं। तो इस आधार पर आप कैसे कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर का टीचर सरकारी स्कूल के टीचर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है या ज़्यादा क्वालिफाइड है? नहीं सर, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहा कि प्राइवेट सेक्टर के जो टीचर हैं वो सरकारी टीचरों से ज़्यादा योग्य हैं। तो ज़्यादा योग्य तो सरकारी अध्यापक ही मानेंगे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी उनसे ज़्यादा योग्य हो सकते हैं, क्योंकि कई कई संस्थान ऐसे हैं जो बिल्कुल। क्योंकि आपने प्राइवेट सेक्टर से तैयारी की इसलिए आपको ऐसा लगता है? सर मेरे प्राइवेट सेक्टर में आने का जो उद्देश्य ये था कि मेरे वहाँ पे जो मैंने डिग्री की उसके लिए सरकारी संस्थाओं में सीटें उपलब्ध नहीं थी। अच्छा ठीक है। राधा कृष्णन जी का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान देखते हैं आप? राधा कृष्णन जी खुद स्वयं एक बहुत अच्छे शिक्षक थे और दर्शन के विषय में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सबसे ज़्यादा उनका बड़ा योगदान था कि न केवल उन्होंने अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में काम किया, बल्कि एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप था औपनिवेशिक शासन के दौर में, जो बार बार इंडियन जो कल्चर है, जो हमारी परंपराएं हैं, उन पे जो आघात किया जा रहा था, एकदम इसको हमें डिमोरलाइज करने के जो प्रयास किए गए थे, उसके बाद में राधा कृष्णन जी ने भारतीय जो दर्शन है उसकी महानता को उजागर किया। ठीक है। जैन धर्म का स्यादवाद सर, ठीक है, और बौद्ध धर्म का अगर हम देखें तो प्रतीत्य समुत्पाद सर, क्या इन दोनों की जड़ें कहीं ना कहीं वैदिक धर्म से जुड़ी हुई है? हाँ सर, उपनिषदों में भी इनके कुछ कुछ कहीं ना कहीं थोड़ा उपनिषद की थ्योरी क्या है, क्या दिया गया उपनिषद में, क्या बताया गया? उपनिषद तात्विक ज्ञान, जो मतलब एक कर्मकांड से, और कर्मकांड की बात तो अगर आप देखें तो ब्राह्मण ग्रंथों में बताई गई। सर मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो कर्मकांड और जो ब्राह्मण ग्रंथों में जिन कर्मकांड और जिन पूजा पाठ की पद्धतियों पर ज़्यादा जोर दिया गया था उसका खंडन करते हुए उपनिषद में वास्तविक जो ज्ञान है उस पर बल दिया गया। दर्शन की बात, आत्मा परमात्मा, इसकी बात की गई। तो शंकराचार्य का जो दर्शन है उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे, द्वैतवाद की अद्वैतवाद? शंकराचार्य जी का दर्शन अद्वैतवाद कहा जाता है उनके दर्शन को ही। और रामानुजाचार्य का दर्शन? हाँ, उनका द्वैतवादी दर्शन। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं या एक साथ चल रहे हैं? विरोधी पूरी तरह तो नहीं है, लेकिन कई कई चीज़ों में उनका मतांतर है सर। क्यों? वो अगर देखा जाए तो निर्गुण और एक सगुण की बात होती है। दोनों ही सर जगत ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या नहीं सर, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि दोनों ही जगत के मूल कारण में वो ब्रह्म को मानते हैं, ये ईश्वर को मानते हैं। एक ज्ञान मार्गी है, एक भक्ति मार्गी है, तो पूरी तरह से विरोधी नहीं है, दोनों समानांतर चल रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ विषयों पे मतांतर है। ठीक है। अंतिम सवाल, क्या भारतीय दर्शन की आज भी भारतीय समाज में प्रासंगिकता है? बिल्कुल है सर। किस तरह से? सर भारतीय दर्शन अपने आप में बहुत विशाल है, इसने सभी मतों को अपने आप में स्थान दिया है। आज भी अपन बात करें भारतीय समाज या जनमानस की, तो ये भी विविधताओं से भरा हुआ है। तो बिल्कुल जिस प्रकार भारतीय दर्शन में विभिन्न मतों को स्थान दिया गया है, उसी प्रकार ये भारत की जो संकल्पना है वो भी विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है संजय जी, थैंक यू सर। दो शब्द अक्सर यूज किया जाता है, एक दक्षिणपंथ, एक वामपंथ, सुना ही होगा आपने। बिल्कुल सर। तो एक दो पॉइंट में मुझे इन दोनों के बीच का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं आप? सर मैं कोशिश करता हूँ। दक्षिणपंथ परंपरावादी और रूढ़िवादिता से जुड़ता है, जो एक पुरानी व्यवस्था है उसी को वो आगे ले जाना चाहते हैं, जबकि वामपंथ कई मुद्दों में उसमें रेडिकल सुधार की वकालत करता है सर। ठीक है, और कोई बिंदु? वामपंथ सुधारात्मक माना जा सकता है कई मामलों में। तो आपने अभी तो वही बोला, सेम चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं, कोई नया बिंदु? सर मुझे इसके अलावा कोई अंतर। ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए
कि तीन वो कौन कौन सी कंडीशन होंगी, तीन स्थितियां कौन कौन सी होंगी जब आप अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे सकते हैं स्वेच्छा से। मान लीजिए सिलेक्शन हो गया आपका, स्वेच्छा से या अपनी तरफ से, वो तीन कौन कौन सी कंडीशन में आप त्याग पत्र दे सकते हैं? जिस नौकरी में मैं वर्तमान में हूँ उसके बाद, जिस नौकरी के लिए आप आए हैं, जो आपका ड्रीम जॉब है। सर यदि मेरा इससे भी अच्छी जगह सिलेक्शन होता है उस स्थिति में, ठीक है। दूसरा, मेरे जीवन के समक्ष कोई भी ऐसा नौकरी करते समय मेरे जीवन या मेरे परिवार के समक्ष कोई ऐसा संकट हो, उस समय में दे सकता हूँ कि मान लीजिए मैं अपने पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी से नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे माता जी या फिर मेरे परिवार के कोई ऐसे सदस्य हो जिनके मेरी नौकरी की वजह से उनके सामने कोई संकट आ सकता है। परिवार के लिए नौकरी छोड़ देंगे? बिल्कुल सर, छोड़ सकते। ठीक है। तीसरी कंडीशन, स्वयं के स्वास्थ्य से संबंधित या फिर कोई स्वयं के सामने कोई ऐसा संकट हो। तीन वे कौन कौन सी स्थितियां हैं जहां पर मिस्टर संजय शर्मा किसी का मर्डर कर सकते हैं? मर्डर, हत्या। सर मर्डर तो अपने आप में एक नेगेटिव शब्द है, लेकिन यदि किसी की जान मुझे लेनी पड़े तो ऐसी स्थिति होगी, मेरे सामने कोई ऐसी स्थिति हो जिसका जो इरिवर्सिबल हो, जो मैं तो पूछ रहा हूँ कौन कौन सी स्थिति हो सकती है ऐसी? या तो मेरे सामने जान का संकट हो, या फिर मैं युद्ध क्षेत्र में हूँ, ठीक है, मतलब कर्तव्य पालन हो, ठीक का प्रश्न हो। मूलतः मैं यही कहूँगा कि सर कर्तव्य पालन के समय में कर सकता हूँ। ये कर्तव्य पालन ये भी हो सकता है कि मैं अपने देश के लिए अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, या फिर स्वयं के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी संस्था के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया, कर्तव्य पालन एक हो गया। और सर कहीं से भी जोड़ लेंगे तो वो अंततः कर्तव्य पालन ही आएगा सर। चलिए आखिरी में एक बात बताइए कि किसान आंदोलन पर बातचीत हुई ही, आपने उसको पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। मान लीजिए सरकार आपको मीडिएटर के रूप में चयन करती है, किसान भी इस बात से सहमत हैं कि ठीक है भाई, एक मीडिएटर होना चाहिए, बहुत दिन हो गए आंदोलन करते हुए। तो कुछ किसान के लोग भी आपके पास आते हैं, कुछ सरकार के लोग भी आपके पास जाएंगे। तो तीन बातें किसानों की तरफ से सरकार को आप कौन सी बताएंगे ताकि सरकार किसानों की बातों से कन्विंस हो, और तीन बातें सरकार की कौन सी आप बताएंगे किसानों को ताकि किसान भी कन्विंस हो और अपना जो जमावड़ा किए हुए हैं उसको हटाएं? सर किसानों की तरफ से सबसे पहले और जो सबसे प्रमुख मुद्दा है वो है एमएसपी का। ठीक है, क्या कहेंगे सरकार से आप? मैं कहूँगा कि जो किसानों को सबसे बड़ा डर है एमएसपी छिन जाने का, भाई एमएसपी के समक्ष उनको लगता है कि खतरा है, तो सरकार एश्योरेंस दे किसानों को कि एमएसपी के साथ। ठीक है, बस पॉइंट वाइज बताइए। ठीक है, एमएसपी आप अश्योर करेंगे। दूसरा, किसानों को दूसरा खतरा जो उनकी ज़मीनों को कॉन्ट्रैक्ट से लेकर है, तो कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल उनकी सुरक्षा के प्रावधान किए जाएं। ठीक है, और सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से भी यही कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि आपके जो समक्ष आपको लगता है एमएसपी मूल्य स्थिरता से संबंधित जो भी प्रश्न है उनको समाधान किया जाएगा, आपकी प्रत्येक बात सुनी जाएगी। तो सरकार कह ही रही है ना, वो नहीं मान रहे ना सर। उनका अब कहीं ना कहीं इसमें भी एक पक्ष है कि उनको भी झुकना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो वही सरकार की तरफ से कुछ तो कन्विंसिंग बात आप करेंगे। सरकार की तरफ से मैं यही कहूँगा कि हम आपको लिखित में आश्वासन दे सकते हैं कि एमएसपी के समक्ष कोई भी खतरा नहीं होगा। मतलब जो बात आप किसानों के लेके जाएंगे उसी का जवाब पॉजिटिव रूप से उसको लेके आएंगे। ठीक है, चलिए आपसे बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। आओ संजय, आओ। कैसा लगा भाई? सर ठीक था, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं फैक्ट्स थोड़े भूल जाता हूँ। ठीक है, तो फैक्ट तो एक तो दूसरी बात है, इंटरव्यू शुरू होने के बाद की बातें हैं। इंटरव्यू शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, उसमें आपकी शिष्टता भी देखी जाती है। आपकी एंट्री 2 बार हुई, दोनों बार आपने जहमत नहीं उठाई, ना परमिशन लेने की ना ही ग्रीट करने की। सर तो नहीं, यहाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तो इसी कमी के पूर्ति के लिए आप आए हैं ना, हमारा काम है आपको ध्यान दिलाना, तो इसको ध्यान में रखना है इंटरव्यू तक। ठीक है, 2 बार आए, दोनों बार आपने यही किया, तो आप परमिशन लीजिए, परमिशन इतनी आवाज़ में लीजिए कि जिससे परमिशन ले रहे हैं कम से कम उसके कान तक पहुँचे। और आप ये प्रीनोशन से मत चलिए कि परमिशन आपने लिया तो उन्होंने आने के लिए ही कहा होगा, और परमिशन लेते समय भी आपकी आवाज़ आई थी कम इन सर। क्या कम इन सर?
बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो इसको ठीक से आप परमिशन इसको लीजिए और परमिशन मिलने के बाद ही प्रवेश करें। परमिशन देने वाले की जवाब का इंतजार करें। हो सकता है वो कुछ काम कर रहे हो, 2 सेकंड बाद देंगे आपको परमिशन, तो उनके परमिशन मिलने का इंतजार कीजिए। इंतजार करने के बाद जैसे आप घुसते हैं तो शिष्टता यही है कि आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं और आप उनके पास गए हैं तो आप उनका अभिवादन करेंगे, या तो अंग्रेजी में करिए, हिंदी में करिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिविजुअली सबको ग्रेट करिए। उसके बाद परमिशन का इंतज़ार कीजिए, बैठिए कुर्सी पर। फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है। परिचय में आपने नाम बताया, मेरे ख्याल से नाम बताने की ज़रूरत वहाँ है नहीं, और नाम नहीं बताना है तो वहाँ परिचय देना और मुश्किल हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें। मेरे ख्याल से ज़िला के नाम भी नहीं बताना है। तो आप अपने परिचयात्मक पहलू को तैयार कर लीजिए कि किस फ्लो में परिचय देना है। जो पक्ष आप चाहते हैं कि इस पक्ष से क्वेश्चन पूछा जाए, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाने का है उससे पतली गली से आप निकल जाइए, क्यों फंसेंगे फालतू का। डैफ आप अपना पूरी तरह से तैयार कर लीजिए। डैफ में 2-3 चीज़ें हैं। 5 सितंबर को आपका जन्मदिन है, बिल्कुल सर। शिक्षक दिवस है। शिक्षक दिवस की महत्ता, शिक्षक की घटती प्रवृत्ति, शिक्षक का महत्व, राइट। फिर उसी से जुड़ते हैं कौन, राधा कृष्णन साहब जुड़ते हैं। फिर यूपीएससी में दिख रहा है सीधा सीधा फिलॉसफी आपका सब्जेक्ट है, उससे भी जुड़ते हैं। तो इसीलिए दर्शन पर आपसे प्रश्न पूछा गया था। आपके अंदर एक चीज़ है जो आपके फेवर में भी है, आपके अगेंस्ट में भी है। एक चीज़ तो है कि आप बहुत ईमानदार हैं, जो अंदर है वो बाहर है, लेकिन ऐसे ब्यूरोक्रेसी चलती नहीं है। ब्यूरोक्रेसी चलती है डिप्लोमेसी से। डिप्लोमेसी रातों रात नहीं आती, वो व्यक्तित्व में होती है। कई बार क्या होता है कि सच बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि हम झूठ नहीं बोलते। एक होता है ना कि झूठ नहीं बोलता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल जाओ। सच मत बोलो। सच नहीं बोलने का ये मतलब नहीं होता कि हम झूठ बोल रहे हैं, बोलो ही मत। चुप रह जाना भी तो एक तरीका होता है ना संवाद का। कहीं कहीं आपके उत्तर में जब प्रश्न से क्रॉस क्वेश्चन आपसे 1-2 बार किए गए तो कहीं झुंझलाहट नजर आ रही थी, ठीक है ना, आप उकता से गए थे। तो ये उकताहट आपके चेहरे पर भी दिख रही थी, आपके जवाब में भी दिख रही थी। नहीं सर, मैं ये नहीं कहना चाहता। 3-4 बार आपने कहा नहीं, आप कहिए, बिल्कुल कहिए, लेकिन आमतौर पर यह माना जाता है कि नहीं शब्द से सेंटेंस की शुरुआत ना करें तो ठीक है। जैसे मान लीजिए आप मेरी बात से किसी सहमत नहीं है, तो बोलिए कि ठीक है सर, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है ये इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं है, या मेरी जानकारी के अनुसार ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है। नहीं सर, आप जो कह रहे हैं वो गलत है। तो ये कैसा लग रहा है? दोनों में अंतर है ना। बिल्कुल सर। तो पहले वाले को अपनाइए। फिर उसके बाद, क्योंकि यही आपके लिए नुकसान का कारण बनेगी, तो काहे फालतू का नुकसान लेना है। फिर आपने एक मुद्दे पर कहा कि जो नारे लग रहे हैं, असुरक्षित महसूस करना तो लाजमी है। नारे लगाना ठीक है, नारे तो लगेंगे ही। नहीं, सीए वाले मुद्दे पर शायद मैं अपनी बात अच्छे से नहीं रख पाया उसमें। तो वो जो भाव आया हम लोगों के पास, तो उस भाव को थोड़ा सा, वीडियो मिलेगा उसको देख लीजिएगा, है ना। ऐसी बात नहीं करनी है। रिजर्वेशन, चूंकि रिजर्वेशन का फायदा आपको नहीं है, तो रिजर्वेशन पर आपको और संवेदनशीलता दिखानी है। बेशक आपकी व्यक्तिगत मान्यता जो भी है, मैं तो कह दूंगा कि व्यक्तिगत मान्यता भी ठीक ही रखनी चाहिए, संवेदनशील ही रखनी चाहिए। सर मैं कुछ बोलिए। मेरे जो स्पष्टीकरण मेरे को नहीं मिल रहा वो ये है कि मैं कहना तो ये चाहता था कि रिजर्वेशन इसका समाधान नहीं है कि भाई एकमात्र समाधान हो, लेकिन शायद ठीक है, लेकिन जब तक एक ठीक समाधान नहीं मिल जाता, ये तरीका एक अपनाया जा सकता है। उत्तर ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को टैकल करना है, हैंडल करना है। और जहाँ पर आपको लग रहा है कि हमारे पास एक क्लियर विजन नहीं है, तथ्य नहीं है, या हम इसको ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक से फुल प्रूफ आंसर नहीं दे पाएंगे, वहाँ पर आप माफ़ी मांग लीजिए, ठीक है ना। इंटरव्यू में वैसे भी 2-3 बार माफ़ी मांग लेना आप ही के पक्ष में जाएगा। आपकी विनम्रता भी जाहिर होगी, ये भी जाहिर होगा कि लड़का चलो अपने कम से कम ये तो जानता है कि वो क्या नहीं जानता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो ये सारी चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी। तो मेरे ख्याल से इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। कंटेंट के लेवल पर आप ठीक है, जैसे आपसे पूछा गया, आपने कहीं कहीं आंसर बड़े शानदार दिए, क्रिस्पी आंसर थे। क्रिस्पी आंसर का मतलब हुआ कि टू द पॉइंट आंसर थे। किसानों वाले मुद्दे पर भी अमूमन आपने समझाने की जो कोशिश की वो ठीक ही की, आपने ठीक ही हैंडल किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हैंड मूवमेंट को लेकर थोड़ा सा है प्रॉब्लम। हैंड आपका कभी कभी ना, अगर टेबल के नीचे भी हाथ रहेगा तो कई बार ऊपर आ जा रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे ही रखने की कोशिश कीजिए। ड्रेस आपका यही रहेगा? नहीं सर, चेंज होगा, थोड़ा सा मामूली सा स्लाइट सा चेंज है। ये दोनों ही लाइट थोड़े लाइटर हैं, बाकी ड्रेस कोड यही रहेगा बस। ठीक है। घड़ी वगैरह शायद मेरे ख्याल से वहाँ पर ले नहीं जाने देते, या देख लीजिएगा। ठीक है सर। बाकी अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल प्रेजेंस आपकी अच्छी है, ठीक है ना। थैंक यू। तो उम्मीद है कि आप वहाँ पे अच्छा करके आएंगे। बहुत तो बिना तनाव लेके बस 2 दिन
जो है टाइम आपके पास, इस नॉन वर्बल एंड पर काम करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अपनी भावनाओं को 30-35 मिनट के लिए कंट्रोल करना है, बिल्कुल सर। बाद में देख लेंगे जो होगा। चलो, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर।